आप सभी को नमस्कार। उत्तराखंड राज्य विशेष की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज है शुक्रवार और शुक्रवार के दिन हम विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करते हैं। और विगत वर्षों के प्रश्नों के अंतर्गत हमने पिछले जो आपका लास्ट विगत वर्षों के प्रश्नों की सीरीज संपन्न हुई थी उसमें हमने देखा था वर्ष 2017 के 50 प्रश्नों के। आज हम उत्तराखंड राज्य विशेष के उसी प्रश्न पत्र के आगे के कुछ प्रश्नों की बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है, साथ बने रहना है और प्रयास करना है कि जो चीजें आपको अतिरिक्त बताई जाए उसको नोट डाउन करें आप। और क्योंकि प्रश्न जब हम देखते हैं विगत वर्षों के तो हमें आइडिया लगता है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, परीक्षा की मांग क्या है, ठीक है, एग्जामिनर क्या हमसे चाहता है। तो उस रेशियो में हमें पढ़ना होता है और उन बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान देना होता है जहां से प्रश्न आ रहे हैं, उन बिंदुओं पर हमें कम ध्यान देना होता है जहां से प्रश्न नहीं आ रहे हैं। और क्योंकि आप जानते हो 100% सिलेबस की तैयारी करके कोई नहीं जाता है, ठीक है, सबका 60 से 80% तक ही होता है। लेकिन उस 60 से 80 में आपने क्या चीजें कंसीडर की हैं वो मायने रखता है, आपने किन चीजों को इग्नोर कर दिया है वो मायने रखता है। तो ये आपको कहां से पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा जब आप विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करोगे, क्योंकि विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के अध्ययन से ही आपको पता चलता है कि कौन सा सेक्शन है जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, कौन सा सेक्शन है जहां से प्रश्न नाम मात्र के बनते हैं। तो जहां पे यदि आपके पास मान लीजिए कम समय है तो कम समय में आप क्या ध्यान दोगे? जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं उस सेक्शन पर आप ज्यादा फोकस करोगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए, बोला गया है निम्नलिखित, ये प्रश्न आए हुए हैं आपकी अपर की परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक कोयले का भंडार कहां पाया जाता है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक कोयले का भंडार कहां पाया जाता है आपको बताना है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। बात हो रही है कोयले की। और यहाँ पे इस तरह के जो भी प्रश्न आए तो अवश्य ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला जा रहा है, भंडार बोला जा रहा है। इस शब्द पर गौर करने की जरूरत है। कहीं कहीं प्रश्न में पूछ लेता है उत्पादन, तो उत्पादन और भंडार में हमें अंतर पता होना चाहिए। ये शब्द हमें गौर करने की जरूरत है। इस तरह से चाहे धात्विक खनिज की बात हो चाहे अधात्विक खनिज की बात हो तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि क्या पूछा जा रहा है, भंडार पूछा जा रहा है या उत्पादन। इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, भंडार पूछा जा रहा है। तो चलिए 10 सेकंड का समय है आपके पास, जवाब दीजिए। आपका समय प्रारंभ होता है अब। चलें, जवाब दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत में सबसे ज्यादा कोयले का भंडार कहां पाया जाता है? भारत में सबसे ज्यादा कोयले का भंडार कहां पाया जाता है? आपको बता दें, कोयले का भंडार सबसे ज्यादा जो भारत में पाया जाता है वो है झारखंड। झारखंड राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, सबसे ज्यादा कोयले का भंडार है। लेकिन जब आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से होता है तो आपका जवाब बदल जाएगा और जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्योंकि भंडार भले ही झारखंड में है लेकिन सबसे ज्यादा जो कोयले का उत्पादन हो रहा है वो हो रहा है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से जो कोयले का उत्पादन हो रहा है लगभग 22%। पूरे भारत में जो कोयला निकाला जाता है उसका 22%, 22.22% जो कोयला है ये छत्तीसगढ़ से निकाला जाता है। झारखंड से यदि हम बात करें तो झारखंड से 18.48% कोयला निकाला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कहां से सबसे ज्यादा कोयला निकाला जा रहा है, कहां पर भंडार है। यहाँ पे बात हो रही है झारखंड और छत्तीसगढ़ में कोयले की। तो आपको बता दें कि दोनों राज्यों में कुछ प्रमुख खदानें हैं कोयले की जो परीक्षा में नाम देके पूछ लिया जाता है। कभी कभी मैचिंग में आ जाता है नाम, खदानों के नाम और संबंधित राज्य के नाम आपको मैच करने होते हैं। तो आपको बता दें जब झारखंड की बात करोगे तो झारखंड में जो कोयले के भंडार हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। खदानें जो हैं वो है झरिया, झरिया के बाद बोकारो, बोकारो के बाद करणपुरा, करणपुरा के बाद आपको देखने को मिलता है गिरिडीह, ठीक है। ये आपके क्या हैं, ये प्रमुख झारखंड में खदानें हैं, झरिया, बोकारो, करणपुरा और गिरिडीह। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख खदानें हैं जैसे कोरबा,
कोरबा के बाद दूसरा आएगा सोहागपुर, सोहागपुर के बाद आएगा सोनहट, सोनहट के बाद आपका आएगा मांदरायगढ़, मांदरायगढ़ के बाद आएगा विश्रामपुर। तो ये आपके क्या हैं, ये वो स्थल है जहां से कोयले का खनन हो रहा है। ठीक है, झारखंड से संदर्भित स्थान आपने देख लिए और आपने देखे छत्तीसगढ़ से संबंधित स्थान। बात हो रही है कोयला की, तो आपको पता होना चाहिए भारत में कितने प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत की यदि हम बात करें कि भारत में कितने प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो आपको बता दें भारत में कुल 4 प्रकार का कोयला पाया पूरे विश्व में कोयले के 4 प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है आपका पीट कोयला, पहला प्रकार आपका क्या है? पीट कोयला। दूसरा प्रकार क्या है आपका? लिग्नाइट, लिग्नाइट। तीसरा प्रकार क्या है कोयले का? बिटुमिनस। और जो चौथा प्रकार है जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और बहुत थोड़ी सी मात्रा है, वो है एंथ्रेसाइट। ठीक है, तो कोयले के 4 प्रमुख प्रकार हैं और इनमें से जो भारत में पाए जाते हैं अधिकतर मात्रा में, वो लिग्नाइट और बिटुमिनियस कोल भारत में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट की भी एक साइट जम्मू कश्मीर में है लेकिन नाम मात्र की है, तो इसको आपको इग्नोर करना है। आपको याद रखना है कि लिग्नाइट और बिटुमिनियस कोल भारत में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब कोयले की बात हो रही है तो यह भी पता होना चाहिए कि कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। कोयला जो है वो गोंडवाना काल की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना काल की जो चट्टानें हैं उन्हीं चट्टानों में कोयला पाया जाता है। और विशेष रूप से जो गोंडवाना काल में चट्टानें हैं, गोंडवाना काल की जो चट्टानें हैं, वहां से जो कोयला निकाला जा रहा है वो बिटुमिनियस प्रकार का है और भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला है इसी प्रकार का निकाला जाता है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए कि भारत में उत्पादन की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा कोयला जो है छत्तीसगढ़ से निकाला जाता है। भंडार की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा कोयले के भंडार झारखंड में आपको देखने को मिलते हैं। कोयले के 4 प्रकार आपने देख लिया, पीट कोयला, लिग्नाइट, बिटुमिनियस और एंथ्रेसाइट। चलें इसको देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बसंतकालीन गेहूं के खेती के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे बोला गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का वह कौन सा राज्य है जो बसंतकालीन गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और बसंतकालीन गेहूं की खेती यहाँ पर क्यों होती है? क्योंकि सर्दियों में ये जो क्षेत्र है ये बर्फ से आच्छादित रहता है, सर्दी यहाँ पे काफी ज्यादा होती है और गेहूं के लिए उतनी सर्दी में गेहूं की फसल बेहतर नहीं होती है। तो इसके लिए इस क्षेत्र विशेष में जो गेहूं की फसल है उसको बसंत के समय में उगाया जाता है, बसंत के समय में इसकी खेती की जाती है। अब ये प्रांत कौन सा है ये आपको बताना है, बताएं इनमें से वो प्रांत कौन सा है? उत्तरी डकोटा, नेब्रास्का, टेक्सास या कैलिफोर्निया? चले बताएं, जवाब दीजिएगा फास्ट। 10 सेकेंड का समय है आपके पास, 10 सेकेंड का समय है। आपको बता दें बसंतकालीन, क्योंकि पूछा गया प्रश्न है, बसंतकालीन जो गेहूं की खेती है वो उत्तरी डकोटा में की जाती है। कहां पे की जाती है? उत्तरी डकोटा प्रांत में की जाती है। और बात हो रही है गेहूं की, तो आपको बता दें भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है वो है गेहूं, पहले स्तर पर है चावल। ये आपको पता होना चाहिए। देश के कुल कृषि योग्य भूमि में 10% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। भारत में जितनी भी कृषि भूमि है उनके 10% हिस्से पर गेहूं की खेती की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और हरित क्रांति लाई गई थी और हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो गेहूं पर पड़ा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब गेहूं कौन सी प्रकार की फसल है? रबी है या खरीफ की फसल है? ये आप आज के वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताओगे, ये आपका होमवर्क है। पहला होमवर्क कि गेहूं किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, ये आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, इसको बताएं।
निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? यहाँ पे बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने की, तो बताएं कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? इनमें से कौन सा दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? बताएं। यहाँ पे है अघिल दर्रा, चांगला दर्रा, बोमडिला दर्रा और बनिहाल। इनमें से कौन सा है जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? और अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वहां पर एक टाइगर रिजर्व है जो विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। उस टाइगर रिजर्व का क्या नाम है, ये भी आज आपका होमवर्क है। क्या होमवर्क है कि अरुणाचल प्रदेश में वो कौन सा टाइगर रिजर्व है जो विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ये भी आपका होमवर्क है, बताना है आपको कि विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है। ठीक है, 4 यहाँ पे दिए हुए हैं, अघिल, चांगला, बनिहाल, बोमडिला। इनमें से कौन सा है आपको बताना है। चलिए बताइए कौन सा है। ये आपका है बोमडिला। बोमडिला दर्रा जो है ये आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। बाकी के जैसे बनिहाल दर्रा हो गया, अघिल दर्रा हो गया, चांगला पास हो गया, ये सारे के सारे जो दर्रे हैं इनमें से ज्यादातर आपके लद्दाख में है और जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा बनिहाल जो कि जम्मू कश्मीर में है। बाकी के अघिल और चांगला जो दर्रा है ये आपके लद्दाख में देखने को मिलेंगे, तो इनको भी याद कर लीजिएगा यहीं पर। ठीक है, बनिहाल दर्रा कहां से है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चांगला पास और अघिल दर्रा कहां से है? ये लद्दाख रीजन से संबंधित है। और बोमडिला आपने देखा अरुणाचल प्रदेश से। प्रयास ये करना है कि इसी कक्षा में हमारी ज्यादातर चीजें याद हो जाएं, हमें अतिरिक्त समय देने की जरूरत ना पड़े। याद रखना है बनिहाल दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, जम्मू कश्मीर में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अघिल और चांगला दर्रा लद्दाख में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, चलें इसको बताएं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोक लेखा समिति जो होती है, प्रमुख समिति होती है, प्रमुख संसदीय समिति है, तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका नामांकन कौन करता है? बताएं। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति या भारत के राष्ट्रपति? बताएं जल्दी से बताइए, जवाब दीजिए। लोक लेखा समिति 10 सेकंड का समय है और 10 सेकंड में जवाब आ जाने चाहिए। लोक लेखा समिति, लोक लेखा जो समिति होती है इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्यों में यदि हम देखें तो 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, 22 सदस्यों में 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इस समिति के अध्यक्ष को जो नियुक्त करते हैं वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इन समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम की दशाएं वायुमंडल के किस परत में बदलती हैं? चलें, मौसमी दशाएं वायुमंडल की किस परत में है? मतलब आंधी, तूफान, ये सब कहां पर आएगा, किस परत में आएगा? बताएं। चले बताएं, जल्दी बताएं, जवाब दीजिएगा। क्षोभ मंडल, सॉरी, मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती हैं? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल। देखो आपको बता दें वायुमंडल की कुल 5 परतें देखी जाती हैं। पहला है क्षोभ मंडल, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है समताप मंडल, तीसरे नंबर पर आता है मध्य मंडल, ठीक है।
चौथे नंबर पर आता है तापमंडल, और पांचवें नंबर पर आता है बहिर्मंडल। ये आपके 5 मंडल देखने को मिलते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल। यहाँ पे बोला गया है मौसम की दशाएं, तो जो मौसमी दशाएं हैं ये संबंधित हैं क्षोभ मंडल से, ठीक है। समस्त मौसमी दशाएं, आंधी तूफान, ये सारी की सारी आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलती हैं। अब बात आती है क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल का विस्तार क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है ये ध्रुवों पर तो 8 किलोमीटर ऊंचाई पर देखने को मिलता है, ध्रुवों पर ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है, और इस भूमध्य रेखा पर ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तारित है। कहने का मतलब है कि क्षोभ मंडल का जो विस्तार है, अधिकतम जो ऊंचाई है वो आपको देखने को मिलती है 8 किलोमीटर कहां पर, ध्रुवों पर, और 18 किलोमीटर कहां पर देखने को मिलती है, 18 किलोमीटर देखने को मिलती है भूमध्य रेखा पर, ठीक है। इसके साथ साथ जो सभी मौसमी घटनाएं हैं, प्रश्न से ही स्पष्ट है कि इसी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, इस परत में, क्षोभ मंडल की इस परत में जैसे जैसे हम 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे 6.5 डिग्री ताप घटता जाएगा। मतलब जैसे जैसे क्षोभ मंडल के अंदर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो प्रत्येक 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री का ताप कम होता जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है, क्योंकि क्षोभ मंडल की एक कोई ऊपरी सीमा होगी जहां से क्षोभ मंडल समाप्त होता होगा, तो क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा है इसको बोला जाता है ट्रोपोपाज। क्या बोला जाता है? ट्रोपोपाज क्या है? कभी आ जाए आपकी परीक्षा में कि ट्रोपोपाज पर टिप्पणी लिखिए, 2 नंबर में 20 शब्दों में जवाब दीजिए। तो ट्रोपोपाज क्या है? ट्रोपोपाज है जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है, इसको बोलते हैं ट्रोपोपाज, और ये लगभग 1.5 किलोमीटर आप कह सकते हैं कि ऊंचाई पर है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ट्रोपोपाज आपको याद रखना है। डिफेंस एक्सपो प्रश्न दूसरा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने चेंज किया है, ठीक है। बताएं, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? 4 जवाब हैं, दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मेरठ। बताएं, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? डिफेंस एक्सपो 2020, चलें जवाब दीजिएगा। 10 सेकेंड का समय है, आपका समय प्रारंभ होता है अब। चलें जवाब दीजिए। डिफेंस एक्सपो क्या है? डिफेंस एक्सपो विशेष रूप से एशिया की सबसे बड़ी हथियारों की प्रदर्शनी है, सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसका आयोजन होता है। 2020 में इसका आयोजन किया गया था लखनऊ में, और इसका जो आगामी आयोजन है वो अहमदाबाद में प्रस्तावित है। कहाँ पे? अहमदाबाद में इसका होगा। और अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में है। तो याद रखना है, गुजरात में पहली बार डिफेंस एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है। गुजरात में पहली बार डिफेंस एक्सपो का आयोजन होने जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौता जो था, ये संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा संपन्न हुआ था? आपको बताना है। बताएं, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण समझौता हुआ था? यह समझौता हुआ था वर्ष 2015 में, अगस्त माह में हुआ था, वर्ष 2015 में हुआ था। इससे क्या था, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जैसे मान लीजिए ये भारत की सीमा रेखा है, ठीक है, ये भारत की सीमा रेखा है और ये है आपकी बांग्लादेश की सीमा रेखा। तो अभी तक क्या था कि हमारे कुछ क्षेत्र थे जो बांग्लादेश के अंदर आते थे, और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र थे जो भारत के अंतर्गत आते थे, छोटे छोटे क्षेत्र थे। जैसे कि आप उदाहरण ले लो पांडुचेरी, कि पांडुचेरी आप देखते हो कि पूर्वी तट पर भी है, पश्चिमी तट पर भी है, आंध्र प्रदेश में भी विस्तारित है, तमिलनाडु में भी विस्तारित है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से
पांडिचेरी की अवस्थिति है, इसी प्रकार से छोटे छोटे क्षेत्र हुआ करते थे जो भारत के बांग्लादेश में थे और बांग्लादेश वाले भारत में थे। तो इससे क्या होता था, उनको नियंत्रित करने में, उनकी देख रेख करने में असुविधा होती थी और इसी के चलते क्या होता था, भारी संख्या में बांग्लादेशियों की घुसपैठ भी होती थी। हम रोक नहीं सकते थे क्योंकि उनकी टेरिटरी भारत के अंदर थी। तो इसी को दूर करने के लिए कि हम घुसपैठ की समस्या से पीड़ित हैं, घुसपैठ की समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया कि जो भारत में भूमि है वो भारत की हो गई और जो बांग्लादेश में भूमि थी उसको बांग्लादेश को दे दिया गया। तो ये समझौता किया गया था। हालांकि इसमें नुकसान था क्योंकि जो बांग्लादेश को हमने एरिया दिया है वो ज्यादा था, जो भारत को एरिया मिला है वो कम है, लेकिन हमारी आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से ये फैसला करना हमारी आवश्यकता से अधिक विवशता थी, जिसके चलते भारत सरकार ने यह फैसला लिया। तो ये किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया, ये किया गया था 100वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के बारे में जब भी बात हो तुरंत आपको याद आना चाहिए चटगांव। चटगांव क्या है, एक बंदरगाह है, और मोंगला क्या है, एक बंदरगाह है। चटगांव के संदर्भ में आपने इतिहास की पिछली कक्षा की होगी यदि, तो आपको बताया गया था चटगांव विद्रोह भी हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर एक शस्त्रागार था जहां पर लूट हुई थी। लूट किसके द्वारा किया गया था, क्रांतिकारी सूर्यसेन द्वारा किया गया था। चटगांव शस्त्रागार पर हमला क्रांतिकारी सूर्यसेन द्वारा किया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कब किया गया था यदि कभी पूछ लिया जाए तो 18 अप्रैल 1930 को किया गया था। 18 अप्रैल वर्ष 1930 को किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश को 1971 में आजादी मिली है और जब 1971 में 26 मार्च 1971 को जब बांग्लादेश आजाद हुआ तब तक कई सारे भारतीय सैनिकों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ते हुए, और जिन शहीदों ने प्राण न्यौछावर किए थे उन्हीं के लिए स्मारक बना रहा है बांग्लादेश। उनको याद करने के लिए स्मारक बना रहा है बांग्लादेश। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बांग्लादेश के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। बांग्लादेश के जो फादर माने जाते हैं वो माने जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान की अभी 100वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी, जिसको बांग्लादेश ने मुजीब वर्षों के रूप में मनाया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा कि कोविड के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने जो पहली यात्रा की वो बांग्लादेश की ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री से पहले हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं जो इस दौरे पर गए थे। तो कुछ जानकारियां इस प्रकार से आप लिंक करके पढ़िए, बेहतर होगा। इसको बताएं, पृथ्वी की वह स्थिति जिसमें सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, बताएं विषुवत रेखा पर लंबवत कब पड़ती हैं? मकर संक्रांति को, विषुव को, उपसौर को या कर्क संक्रांति को। सबसे पहले आप विचार करें, चारों उत्तरों पर विचार करें। कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। क्या, जैसे मान लीजिए ये है विषुवत रेखा, ठीक है, ये आपकी हो गई कर्क रेखा, ये आपकी हो गई मकर रेखा। अब कर्क रेखा बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, मकर रेखा बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। ठीक है, अब सूर्य क्या है, सूर्य जो गति करता है वो मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ करता है, पुनः कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ करता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सूर्य की किरणें विषुवत। तो हम देख रहे थे, माफ़ करिएगा थोड़ा सा वीडियो मर्ज करना पड़ रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो यहाँ पर आपको देखना है, हम देख रहे थे कि जो सूर्य है वो गति करता है एक बार कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ, पुनः मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ गति करता है। और जब कर्क रेखा से मकर की तरफ गति करता है तो भी सूर्य विषुवत रेखा को क्रॉस करता है, और जब सूर्य मकर से कर्क की तरफ गति करता है तो भी सूर्य विषुवत रेखा को क्रॉस करता है। कहने का मतलब है कि सूर्य विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करता है, और जब विषुवत रेखा को 2 बार क्रॉस करता है तो निश्चित तौर पर सूर्य 2 बार विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता होगा। अब 2 बार यदि विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो वो दोनों तिथि कौन है? वो दोनों तिथि है 21 मार्च की और 23 सितंबर की। और इस
अवसर को, इस घटना को बोलते हैं विषुव। तो सूर्य जब भी विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो इस घटना को बोलते हैं विषुव। और ये तिथि 2 बार आती है, एक आती है 21 मार्च को और एक तिथि आती है 23 सितंबर को। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है कि जो सूर्य आपको देखने को मिल रहा है, सूर्य की जो अवस्थिति है, जो इसकी गति होती है, ये कर्क से मकर तक ही होती है और मकर से कर्क तक ही होती है। तो सूर्य कभी भी मकर रेखा के दक्षिण नहीं जाता और सूर्य कभी भी कर्क रेखा के उत्तर नहीं जाता। कहने का मतलब है सूर्य की जो गति है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक ही होती है। ठीक है। अब यदि मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड में से भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सूर्य गर्मियों में लंबवत चमकता है, तो जवाब क्या होगा? चलें विचार करें और जवाब दीजिए कि इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर सूर्य गर्मियों में लंबवत चमकता है। 4 राज्य आपके दिए हुए हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड। चलिए जवाब दीजिएगा, चलिए जवाब दीजिए। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड। सोच विचार कर जवाब दीजिएगा, सोच विचार कर जवाब दीजिएगा। देखो अब मैं उत्तर बता देता हूं। आप यदि अभी तक नहीं सोच पाए हैं वीडियो को, क्योंकि रोक दीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा और इसको देखिए, समझिए। यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य की जो गति है वो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक होती है। कहने का मतलब है सूर्य जब लंबवत चमकेगा तो इन्हीं दोनों अक्षांशों के बीच ही चमकेगा। ठीक है, मतलब कोई भी अक्षांश हो सकता है जो इनके बीच हो, जहां पर सूर्य लंबवत चमकता है। इसके दक्षिण में किसी भी स्थान पर सूर्य लंबवत नहीं चमकेगा और इसके उत्तर में किसी भी स्थान पर सूर्य लंबवत नहीं चमकेगा। अब आपको जानने की जरूरत है कि ये जो राज्य दिए हुए हैं इनमें से कौन सा राज्य है जो 23 के बाहर है, 23 के उत्तर है या उसके दक्षिण है। दक्षिण हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता दक्षिण? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत की जो अवस्थिति बताई गई है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश की तो बात ही नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ इतना देखना है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के उत्तर में इनमें से कौन से राज्य हैं। जम्मू कश्मीर भी टॉप पे आता है, उत्तर राज्य है। हिमाचल प्रदेश भी और उत्तराखंड भी है जो 23.5 के उत्तर में आता है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तेलंगाना। तो इसी प्रकार से जैसे मैंने राज्यों के बारे में पूछा, इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, उत्तराखंड की परीक्षा में पूछा जा सकता है। विभिन्न आप कह सकते हो जिलों के नाम देके पूछे जा सकते हैं। किसी राज्य के जिले के नाम देके या 4 कोई प्रमुख जिला खोज लिया पूरे भारत में, उनके नाम देके पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे कुछ डेट और हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे हमने समझ लिया विषुव क्या होता है। अब विषुव हमने समझ लिया तो हम समझ लेते हैं मकर संक्रांति क्या होता है। मकर संक्रांति क्या होता है? मकर संक्रांति जो है आप जानते हो, इसको बोलते हैं सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व। मतलब मकर संक्रांति को सूर्य के उत्तरायण होने के पर्व के रूप में जाना जाता है और इसकी जो तिथि है वो फिक्स है। 14 जनवरी को ये तिथि मनाई जाती है जब सूर्य उत्तरायण होता है। अब जब सूर्य उत्तरायण होता है तो भारत में मौसम परिवर्तन होने लगता है। इसी तरह से कर्क संक्रांति है। कर्क संक्रांति क्या होती है? कर्क संक्रांति है, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। ये होती है 16 जुलाई को, लगभग 16 जुलाई को बोला जाता है, लेकिन इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। ठीक है, कर्क संक्रांति हो गया। इसके बाद आता है उपसौर। उपसौर अपसौर 2 चीज़ें होती हैं, 2 शब्द होते हैं। उपसौर होता है जब कोई ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं उपसौर। जब कोई ग्रह सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है, अधिकतम दूरी पर होता है, तो उसको बोलते हैं अपसौर। तो उपसौर और अपसौर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक फैक्ट और याद रख लीजिएगा कि सूर्य एक माह में
8 डिग्री अक्षांश की गति करता है। सूर्य एक माह में 8 डिग्री अक्षांश की गति करता है और 21 जून की तिथि होती है जब यह कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और 22 दिसंबर की तिथि होती है जब यह मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। चलें आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बताएं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, आपको बताना है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? चलिए जवाब दीजिएगा। चार दिए हुए हैं यहाँ पर, इनमें से कौन सा है? चार कौन कौन से हैं? कनाडा, संयुक्त राज्य और जापान, फिलीपींस। मतलब किस देश में है ये आपको बताना है। बताएं। सबसे पहले आपको बता दें, जो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है इसका नाम है मोना लोआ। क्या नाम है? मोना लोआ। और मोना लोआ जो ज्वालामुखी है ये आपको देखने को मिलता है यूएसए में। कहाँ पे देखने को मिलता है? यूएसए में। तो यूएसए आपका सही उत्तर हो गया। अब इसमें कुछ जानकारी और दे देता हूँ। जैसे यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो आपको टिक करना है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है और कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है इक्वाडोर में। ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें, विश्व का सबसे ऊंचा जो मृत ज्वालामुखी है वो है एंकाकागुआ, माउंट एंकाकागुआ। और माउंट एंकाकागुआ आपको देखने को मिलता है एंडीज पर्वत श्रृंखला में। और एंडीज के लिए आप जानते होंगे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया। इसके साथ साथ कुछ और ज्वालामुखी हैं जो आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सौर मंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, शब्द ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है सौर मंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपको टिक करना है ओलंपस। नोट कर लीजिएगा, बहुत कम जगह ये फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओलंपस मांस। ये क्या है? ये सौर मंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और कहाँ पर देखने को मिलता है? ये आपको मंगल ग्रह पर मिलेगा। यदि कभी अवसर मिलेगा तो जाइएगा और देखिएगा जरूर। मंगल ग्रह पर देखने को मिलता है ओलंपस मांस और ये सौर मंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत की यदि हम बात करें तो भारत में दो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? पहला है नारकोडम और दूसरा है बैरन। बैरन और नारकोडम ये दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ में। इसके बाद अगला आता है माउंट स्ट्रोम्बोली। एक और ज्वालामुखी आपको नोट करना है, माउंट स्ट्रोम्बोली। माउंट स्ट्रोम्बोली क्यों याद रखना है? माउंट स्ट्रोम्बोली इसलिए याद रखना है क्योंकि इसको बोला जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश तंत्र। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस ज्वालामुखी से हमेशा ज्वलंत गैसें निकलती रहती हैं और ये हमेशा धधकता रहता है। जो गैसें होती निकलती हैं वो बर्न होती रहती हैं और इससे इसको बोला जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है इटली में। ये इटली में देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी जानकारी, ये फैक्ट नोट करते जाइएगा। जो फैक्ट बताए जा रहे हैं नोट करते जाइएगा। और आपसे निवेदन किया था कि जो भी फैक्ट बताए जा रहे हैं इनको आप शेयर करेंगे, नोट से एक शेयर करेंगे आप, लेकिन आप अभी तक शेयर नहीं कर रहे हैं, जो निराशाजनक है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला जो है फैक्ट देखते हैं, एक मिनट। चलें अगला फैक्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत नहीं है? चले बताएं, इनमें से कौन बलित पर्वत नहीं है? बहुत ही आसान है, 4 पर्वत दिए हुए हैं, कौन सा बलित नहीं है आपको बताएं। हिमालयन, एंडीज, साल्ट रेंज, रॉकीज।
हिमालयन, एंडीज, सॉल्ट रेंज और रॉकीज, इनमें से कौन सा वलित पर्वत नहीं है? बताएं, इनमें से कौन सा वलित पर्वत नहीं है? इनमें से कौन सा वलित पर्वत नहीं है? इनमें यदि आप देखें तो पाकिस्तान में स्थित जो साल्ट रेंज है वो अवशिष्ट पर्वत है, इसलिए वो आपका सही उत्तर है। ठीक है, साल्ट रेंज सही उत्तर है। इसको बताएं, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम किस स्थान पर है? भाई उत्तराखंड के आप हैं तो इससे आसान प्रश्न आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता। यदि किसी अन्य राज्य के होते तो शायद इसका जवाब देने में थोड़ी सी समस्या होती, लेकिन उत्तराखंड के हैं तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप रटते आए हैं भागीरथी, अलकनंदा, अलकनंदा का उद्गम, भागीरथी का उद्गम आप रटते आए हैं। तो इनका जो संगम होता है वो होता है कहाँ पर? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग। किस प्रयाग में होता है? चलो बताएं, किस प्रयाग में होता है? इनका उद्गम होता है देवप्रयाग में। ठीक है, अब कर्णप्रयाग की यदि हम बात करें, इसमें इस प्रश्न में आपको कर्णप्रयाग मिल रहा होगा। कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का उद्गम होता है? तो नोट कर लीजिएगा यदि आप नहीं पता है। यहाँ पे होता है अलकनंदा और पिंडर। अलकनंदा और पिंडर का उद्गम यहाँ पे होता है। रुद्रप्रयाग की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखोगे अलकनंदा, मंदाकिनी, अलकनंदा, मंदाकिनी। इसी तरह से यदि आप देखोगे कर्णप्रयाग, तो कर्णप्रयाग में आपने देख लिया अलकनंदा पिंडर हो गया, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी हो गया। प्रयागराज, प्रयागराज में आप जानते हो इलाहाबाद, मतलब यमुना और गंगा का संगम। ठीक है, चले, और यमुना की बात हो रही है तो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सी है इसकी सहायक नदी, ये आप बताओगे। पूरे भारत के संदर्भ में यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल, भारत के संदर्भ में, उत्तराखंड के संदर्भ में क्या है आपको बताना है। इसको बताएं, केंद्रीय आलू संस्थान कहां पर है? प्रश्न गलत है। प्रश्न पूछा जा रहा है केंद्रीय आलू अनुसंधान कहां पर स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान कहां पर स्थित है आपको बताना है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है? 4 विकल्प हैं, कानपुर, शिमला, लखनऊ और मैसूर। बताएं, चलिए जल्दी बताइएगा, कहां पर देखने को मिलता है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान? 4 विकल्प हैं, इन चारों में से कौन सा सही है आपको बताना है। इनमें से यदि हम देखें तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपको देखने को मिलता है लखनऊ। कहाँ पर देखने को मिलता है? लखनऊ में। अब लखनऊ आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लखनऊ है भैया उत्तर प्रदेश की राजधानी, गोमती नदी के किनारे स्थित है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो यहीं लखनऊ में रहते हैं, और आनंदीबेन पटेल भी यहीं रहती हैं जो यहाँ की राज्यपाल हैं। तो ये 4 फैक्ट पता हो गए। लखनऊ की बात करें तो 2020 में जो डिफेंस एक्सपो हुआ था, डिफेंस एक्सपो जो हुआ था इसका आयोजन यहीं पर किया गया था। इसके साथ साथ आपको बता दें यहाँ पे बन रहा है BR अम्बेडकर के नाम पर सांस्कृतिक स्थल, यहाँ पे बन रहा है, स्मारक बन रहा है। और आपको बता दें यहाँ पे एक और स्मारक बन रहा है जिसका नाम है महाराजा सुहेलदेव स्मारक। और महाराजा सुहेलदेव स्मारक जो बन रहा है ये बन रहा है बहराइच में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें शहीद स्मारक पार्क बन रहा है, कहाँ पर? ये बन रहा है आपके गोरखपुर में, और गोरखपुर में ही बन रहा है अशफाक उल्ला खां के नाम पर चिड़ियाघर जो उत्तर प्रदेश का तीसरा चिड़ियाघर होगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अभी यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने घोषणा किया कि देवबंद जो कि सहारनपुर ज़िले में है यहाँ पे ATS की स्थापना की जाएगी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यांमार की प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता, प्रसिद्ध लोकप्रिय बात एक ही हो गई,
आंग सांग सूकी की किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ी है? मतलब आंग सांग सूकी की जो राजनीतिक पार्टी है वो क्या है? वर्तमान समय में आप जानते हैं नज़रबंद हैं। बताएं इनकी पार्टी क्या है, पूछा जा सकता है, क्योंकि म्यांमार में अभी हाल ही में जो घटनाक्रम हुए हैं, जिस प्रकार से तख्ता पलट हुआ है, पूछा जा सकता है। बताएं, और पूछा भी गया है क्योंकि यहाँ पे लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और पिछले प्रश्न में दो चीज़ें और मैं बता देता हूँ, जैसे नोट कर लीजिएगा, नोट करना है। कानपुर भी विकल्प में था, तो कानपुर में भारतीय दलहन संस्थान है, और मैसूर विकल्प में था, मैसूर में भारतीय रेशम संस्थान है। केंद्रीय रेशम संस्थान मैसूर में, और कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। नोट कर लीजिएगा इसको भी, इसको बताएं। इसका है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ये इनकी पार्टी का नाम है। और आपको बता दें म्यांमार की बात हो रही है तो नेपिदा यहाँ की राजधानी है। क्यार्ड यहाँ की मुद्रा है, बर्मिस क्यार्ड बोलते हैं। और आपको बता दें भारत इनके साथ कर रहा है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट 2 बंदरगाहों को जोड़ने का प्रोजेक्ट है। सितवे को ये जोड़ता है कोलकाता से। और जब बात आती है सितवे की तो आपको बता दें यहाँ से ये पड़ता है रखाइन प्रांत में, और रखाइन प्रांत से रोहिंग्या का जन्म हुआ था। और रोहिंग्या की सबसे ज़्यादा आबादी वर्तमान समय में बांग्लादेश के कॉक्स बाजार क्षेत्र में रह रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए गए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? बताएं। ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का जो चावल होता है पॉलिश वाला, उसके उपभोग से कौन सा रोग होता है आपको बताना है। चलें जवाब दीजिएगा। सूखा रोग, घेंघा रोग, रक्ताल्पा या बेरी-बेरी। तो आपको बता दें इसका जो सही उत्तर है वो बेरी-बेरी रोग है। और आप जानते हैं यह रोग जो है वो विटामिन बी या दूसरे शब्दों में आप कह लें तो थायमिन की कमी के कारण होता है। चलें इसको बताएं। यहाँ पे 2 सूचियाँ दी हुई हैं, दोनों को मिलान करना है। एक सूची में संस्था दी हुई है और दूसरी सूची में उसका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो चलिए मिलान करिए। आसान है, आप कर सकते हैं। यदि सिर्फ समसामयिक मुद्दों से आप जुड़े हैं तो भी आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। चलिए बताएं। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक आप सब जानते हो, भारतीय रिजर्व बैंक पढ़ते हो, आप सिविल की तैयारी कर रहे हो, तो भारतीय रिजर्व बैंक का संबंध है 1935। दूसरा, योजना आयोग आपने सब जाना होगा, जब नीति आयोग का गठन किया गया तो इसका संबंध है 1950 से। तो यदि ए और सी जो कि नॉर्मल हैं, हर किसी को पता है, यदि आपको नहीं पता तो यहाँ पे नुकसान हो जाएगा आपका, क्योंकि ये जानकारी सबको है। तो ए का है पहला, सी का है तीसरा, ए का है पहला, सी का है तीसरा। इस विकल्प में ए विकल्प आपका सही है। यदि आपको सिर्फ इतना पता था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी तो भी आप इसका जवाब कर सकते थे, क्योंकि एक और अन्य किसी विकल्प में नहीं दिया हुआ है। इसको बताएं। वैश्विक स्तर पर टीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया है? और आपको बता दें प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में लोग पूरे विश्व में टीबी से जो है असामयिक मौत के गाल में समा जाते हैं, मौत के काल में समा जाते हैं, आप कह सकते हैं। और आपको बता दें कि टीबी के लिए जो वैश्विक स्तर पर लक्ष्य है वो अलग है। भारत सरकार ने कुछ अलग लक्ष्य निर्धारित किए हैं। लगभग 20 लाख लोग प्रतिवर्ष इससे जान गंवाते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है टीबी की, बात हो रही है वैश्विक स्तर पर उन्मूलन। तो इसके लिए जो नियामक संस्था है स्वास्थ्य से संबंधित, उसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। टेड्रोस अधानो वर्तमान समय में इसके प्रमुख हैं। चलिए अब प्रश्न पर आइए और जवाब दीजिए।
देखो इसका लक्ष्य है वर्ष 2030, लेकिन याद रखिएगा भारत सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है 2025, मतलब भारत 2025 तक टीबी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा, अपने आप का उन्मूलन कर लेगा और वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व से 2030 तक टीबी समाप्त हो जाएगी। ठीक है। ग्रीन बजट पेश करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ग्रीन बजट पेश करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ग्रीन बजट का मतलब होता है कि ऐसा बजट जिसमें कार्य किया जा रहा हो किस पर? जिसमें कार्य किया जा रहा हो पर्यावरण पर, मतलब उस बजट में पर्यावरणीय चिंताओं को लेकर, पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कुछ फंड का अलॉट किया गया हो उस बजट में, और ऐसा करने वाला भारत का राज्य है कौन सा? वह राज्य है जहां पर भारत की पहली डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट आप कह सकते हैं या डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है, और भारत की जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है उसकी स्थापना की गई है पटना विश्वविद्यालय में, और पटना विश्वविद्यालय आपका पड़ता है बिहार में। अब यदि मैं पूछ लूँ कि पटना विश्वविद्यालय जो है वो उसका जो गठन किया गया था वो किस आयोग की संस्तुति पर किया गया था, तो कौन जवाब देगा? ये भी आपका होमवर्क है। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि पटना विश्वविद्यालय जो है उसका जो गठन किया गया है किस आयोग की संस्तुति पर किया गया। जब हमने इतिहास पढ़ा था, भारत में शिक्षा का विकास पढ़ा था, तो हमने इसके बारे में देखा था। ये भी आपका होमवर्क है, आप बताएंगे। इसको बताएं भैया। वर्ष 21-22 हेतु सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य किसको चुना गया है? किन देशों को अस्थायी सदस्य चुना गया है? टोटल 5 देशों को अस्थायी सदस्य चुना गया था, जिनमें भारत भी शामिल था। ठीक है, तो 5 देश कौन कौन से हैं वो आपको रटे होने चाहिए। जैसे भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, 3 देश याद कर लीजिए पहले। भारत, आयरलैंड, मैक्सिको, जो कि इस विकल्प में दिए हुए हैं। बाकी के 2 कौन हैं? एक देश है आपका नॉर्वे, जो कि वैश्विक सूचकांकों में लगभग नंबर 1 रहता है विभिन्न वैश्विक सूचकांकों में। दूसरा देश है अफ्रीका का केन्या। तो केन्या, नॉर्वे, मैक्सिको, भारत और आयरलैंड, ये 5 देश हैं जिनको चुना गया है। आपको बता दें जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसमें कुल 15 देश होते हैं, और इन 15 देशों में 10 अस्थायी होते हैं, 5 अस्थायी देश होते हैं, और जो 5 अस्थायी देश होते हैं उन्हीं के पास अपनी वीटो पावर होती है। अब 5 अस्थायी देश कौन कौन से हैं ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कमेंट में बताएं 5 अस्थायी देश सुरक्षा परिषद के कौन कौन से हैं, बताएं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? लगातार प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग गिरती जा रही है, लगातार गिरती जा रही है, लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कौन सी रैंक पर भारत इस समय है आपको बता दें। पहले स्थान पे है नॉर्वे, दूसरे पर है फिनलैंड। तो 2 याद रखिएगा कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में पहले स्थान पर नॉर्वे, दूसरे स्थान पर फिनलैंड। अब आपको बताना है कि भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान है 142वां। ठीक है, चलें। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं आपको बताना है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको चुनाव करना है। मतलब आपके जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसमें इतिहास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और इतिहास में प्राचीन भारत से भी प्रश्न आते हैं, इसकी पुष्टि हो चुकी है। क्योंकि प्रश्न कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता से, इसलिए हमें सिंधु घाटी सभ्यता को कभी छोड़ना नहीं है। चले बताएं, फास्ट जवाब दीजिए, फास्ट जवाब दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता, आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता से कभी शेर नहीं मिला है। हालांकि चीता मिला है लेकिन शेर नहीं मिला है, तो ये विकल्प सही उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ चीज़ें मिली हैं, जैसे स्नानागार पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार कहाँ मिला, तो मोहनजोदाड़ो से मिला। एक मूवी भी आई थी, देख लीजिएगा, अच्छी मूवी है ऋतिक रोशन की। दूसरा, जूता खेत कहाँ पे मिला पूछा जाता है।
कि जूता खेत कहाँ से मिला इस सभ्यता में, तो ये मिला कालीबंगा से। अक्सर पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में क्या होता है कि 4 स्थानों के नाम दे दिया गया और वहाँ से उत्खनन में प्राप्त जो आप सामान पाए जाते हैं उनके नाम दिए गए, मैचिंग करने को पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। लोथल अक्सर पूछा जाता है। लोथल ये क्या है, ये बंदरगाह है, गुजरात से संबंधित है। बंदरगाह मिला था, गोदीबाड़ा यहाँ से मिला था। फिर पूछा जाता है धौलावीरा से हमें क्या मिला था प्रमुख रूप से, तो प्रमुख रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं धौलावीरा से, यहाँ पे हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। हड़प्पन लिपि के 10 पन्नों वाला विशेष शिलालेख मिला है, ये आपको पता। 10 चिन्हों वाला विशेष शिलालेख मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब धौलावीरा से एक शिलालेख की प्राप्ति हुई है जिसमें हड़प्पन लिपि में अंकित है, हड़प्पन लिपि में लिखा गया है। इसके बाद अगला आता है आपका बनवाली और हिसार, ये 2 स्थान आपको याद रखना। बनवाली से क्या मिला, बनवाली से जो मिला है वो पक्की मिट्टी की बनी हल की प्रतिरूप मिली है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ स्थान जो है सिंधु घाटी सभ्यता के वो रट जाइएगा। हम नहीं कह रहे हैं कि पूरा रट जाइए, लेकिन कम से कम सिंधु घाटी सभ्यता के 6 से 7 स्थान आप ऐसे रट जाइए जो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें स्नानागार महत्वपूर्ण है, सबको पता होता है। जूता खेत, लोथल, धौलावीरा, ये 4 आप अवश्य रट जाइए और बनवाली वाला रट जाइए। ठीक है, 5 ये रट जाइए और 3 से 4 स्थान और आप देख लीजिएगा। और स्थान जब आप देखते हैं तो याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में इनसे संबंधित नदियों को पूछा जाता है कि ये स्थान किस नदी के किनारे है। तो स्थान रटने के साथ साथ आपको प्रयास करना है कि उन नदियों का भी नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? कैसे पता चलता है कि लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था? किससे पता चलता है? किसका अभिलेख है जिससे पता चलता है, बताएं। तो आपको बता दें, ये अभिलेख है रुमनिदेयी अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। किससे पता चलता है? रुमनिदेयी अभिलेख। और रुमनिदेयी अभिलेख जो है ये किस राजवंश से संबंधित है? मौर्य राजवंश से संबंधित है, अशोक के समय का है। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चले फास्ट बताइएगा, ऑनलाइनर प्रश्न है, जल्दी से बताइए, फास्ट जवाब दीजिए। बोला गया उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है आपके रुड़की में। ठीक है, चले इसको बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत में खाद्यान्न का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? चले फास्ट, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। इसको बताएं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग बैटरी, रेड ग्लास तथा जंग रोधक प्राइमर पेंट के निर्माण में लाल वर्णक के रूप में किया जाता है? तो लाल वर्णक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फास्ट बताएं, चलें फास्ट। चले, समय आपका समाप्त हो रहा है 10 सेकंड का। इसका सही जवाब है PB3O4। इसको बताएं। जल शोधक में किसका प्रयोग होता है? जल शोधक में किसका प्रयोग होता है? जल शोधक में किसका प्रयोग होता है? सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी किरणें, यक्स किरणें और रक्त किरणें, बताएं। जल शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है? जल शोधन में किया जाता है पराबैंगनी किरणों का प्रयोग। ठीक है, चलें। कुमायूं में चंद्र शासन का जन्मदाता था। चंद्र शासन का जन्मदाता कौन था कुमायूं में, बताएं। और बात हो रही है चंद्र शासन की, तो आपको पता है कर्तरी शासन जब समाप्त हो रहा था, जब उसका पतन हो रहा था 700 ईस्वी में, उसी के बाद से कुमायूं में इस राजवंश की सत्ता स्थापित हुई थी। तो कर्तरी के बाद इनकी सत्ता स्थापित हुई थी और इसके प्रमुख थे राजा सोमचंद। ठीक है, राजा सोमचंद ने इसकी स्थापना की थी।
आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की? बोला जा रहा है सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थापित की जब आधा से ज़्यादा साम्राज्य अंग्रेजों के अंतर्गत आ गया, अंग्रेजों के अधीन आ गया? बताएं। चलें फास्ट बताएं, जवाब दीजिएगा। चलें जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है टिहरी में। ठीक है, इसको बताएं। चलिए इसको छोड़िए, इसको बताएं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? उसको इसलिए छोड़ा क्योंकि उसमें त्रुटि था, नामों में त्रुटि था। ठीक है, इसको बताएं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं, कौन से सही सुमेलित नहीं है? राजस्व व्यय बराबर राजस्व प्राप्तियां प्लस राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा बराबर राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान, कुल प्राप्तियां मतलब राजस्व प्राप्तियां तथा प्लस पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां बराबर कर राजस्व माइनस करेतर राजस्व। अब इसमें जो देखने को मिल रहा है, पहला राजस्व व्यय की बात हो रही है। ठीक है, अब राजस्व व्यय में क्या दिखाया गया है? राजस्व प्राप्तियां प्लस राजस्व घाटा। ये गलत है, ये विकल्प आपका सही उत्तर है। इसको बताएं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय लिखा है, वहाँ राष्ट्रीय नहीं है, भारत के राष्ट्रपति है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 280। इसको बताएं। राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में करते हैं? कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा में करते हैं? और इसी के अंतर्गत हमारे बहुत सारे कला से जुड़े हुए, खेल से जुड़े हुए लोग राज्यसभा में पहुंचते हैं। चलें, कितने सदस्यों को करते हैं? करते हैं 12 सदस्यों को। ये विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता कहाँ पर? धन विधेयक जो होता है ये कहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? चलें, धन विधेयक के बारे में बता दें। धन विधेयक तभी प्रस्तुत किया जाता है जब राष्ट्रपति की अनुमति होती है, और राष्ट्रपति के अनुमति के बाद यह प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन उससे पहले यह धन विधेयक है या नहीं, यह विचार करने की, यह बताने की ज़रूरत किसको होती है? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी होती है। तो तय करने का जो अधिकार है कि ये धन विधेयक है या नहीं है, ये लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। लेकिन धन विधेयक की जो पेश करने से पहले जो अनुमति लेनी पड़ती है वो राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है, और राष्ट्रपति कभी भी धन विधेयक को वापस विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। एक बार धन विधेयक लोकसभा से पास हो गया तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। इसको बताएं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की प्रत्याशी भारतीय मूल की कमला हैरिस किस पार्टी की सदस्य हैं? कमला हैरिस, अब तो ये उपराष्ट्रपति हैं भी, तब बोला जा रहा है कमला हैरिस जो हैं ये किस पार्टी से हैं? और आपको बता दें, कमला हैरिस जो हैं ये भारतवंशी हैं, और तमिलनाडु का एक राज्य है जिसका, तमिलनाडु का एक स्थान है, जिला है जिसका नाम है तुलासेंद्रपुरम। तुलासेंद्रपुरम जो गांव है तमिलनाडु में, वहीं पर इनका आप कह सकते हैं, वहीं से ये संदर्भित है, तुलासेंद्रपुरम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तुलासेंद्रपुरम तमिलनाडु में स्थान है जहाँ से ये संदर्भित हैं। और आपको बता दें, इनकी जो पार्टी का नाम था वो था डेमोक्रेटिक पार्टी। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, पुस्तक का नाम था द ट्रुथ बी होल्ड। द ट्रुथ बी होल्ड, ट्रुथ मतलब सच्चाई। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स जो पढ़ते हैं ना, वही। प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? बताएं, जल्दी बताएं। उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था?
इनका जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था, आपको बताना है। इनका जन्म हुआ था चमोली में, ठीक है, कहाँ पे, चमोली में। इसको बताएं। शारदा काली नदी का उद्गम है, शारदा, जिसको नेपाल में शारदा के नाम से जानते हैं, भारत में हम काली के नाम से जानते हैं। जब ये नेपाल निकल जाती है तब इसका नाम हो जाता है शारदा। तो पूछा जा रहा है इसका उद्गम कहाँ से है। आप जानते हैं सबसे पूर्वी नदी तंत्र है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं, गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, काली नदी तंत्र, जिनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपका है यमुना नदी तंत्र। सबसे पूर्वी नदी तंत्र जो है वो आपका है काली नदी तंत्र। और ये जो नदी निकलती है ये निकलती है मिलम ग्लेशियर से। इसको बताएं। रम्माड़ के बारे में कौन सा कथन गलत है। रम्माड़ एक प्रकार से चमोली के ग्रामीण क्षेत्रों में 11 से 13 दिनों तक मनाए जाने वाला एक उत्सव है। और इस उत्सव में भूम्याल देव की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, ये भी पूछा जा सकता है कभी। इस उत्सव में भूम्याल देव की पूजा की जाती है। 11 से 13 दिनों तक चलने वाला ये जो उत्सव है, ढोल का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। और पूर्व में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व विरासत घोषित किया गया है। इस त्यौहार को विश्व विरासत घोषित किया है किसने, यूनेस्को ने, इसलिए ये महत्वपूर्ण है रम्माड़। तो यहाँ पे ढोल का प्रयोग किया जाता है, तो यही विकल्प इसका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा MS द वर्ड के रूरल में नहीं होता है। ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आ गया और इसका सही जवाब है सेंटर इंडेंट, ठीक है। इसको बताएं। चमोली जनपद का सृजन कब हुआ था। वर्ष 1960 में हुआ था। महीना कौन सा था, फरवरी माह था। तिथि कौन सी थी, तो आपको बता दें 24 फरवरी की तिथि थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, गोपेश्वर। किस मंडल में पड़ता है, किस मंडल में पड़ता है, कुमायूं नहीं, सॉरी, गढ़वाल मंडल में पड़ता है, माफ़ करिएगा। इसको बताएं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था। 107वें संस्करण का आयोजन जो था ये किया गया था आपके किस शहर में किया गया था, बेंगलुरु में। लेकिन आगामी जो अभी 2021 में जो आयोजन हुआ था ये हुआ था पुणे में, ठीक है। तो 107वां हुआ था बेंगलुरु में, 108वां हुआ है पुणे में। इसको बताएं। इसमें भी थोड़ी सी कमी थी, इसलिए इसको इग्नोर करते हैं। इसको बताएं। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है। बोला जा रहा है उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है, बताएं। फास्ट बताएं। इसका सही जवाब है उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात। क्योंकि जो है ऐसे क्षेत्र, ऐसे देश जहाँ पे उच्च पूंजी अनुपात है, मतलब कि किसी भी उत्पादन इकाई में कोई भी एक प्रोडक्ट, हम मान लीजिए मोबाइल बनाने की कोई फैक्ट्री है और एक मोबाइल बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती। क्यों, क्योंकि लेबर कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा है, जिसके चलते ऐसे देश जहाँ पर भी लेबर कॉस्ट ज़्यादा है वो विकसित नहीं हो पाते हैं, वो अल्प विकासशील ही रह जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि उत्पादन तो है, अर्थव्यवस्था होने के कारण किस कारण है, पूंजी निर्माण तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है। इसको बताएं। स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत किसका है, स्यादवाद किसका सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म को एक नई पहचान दिलाई थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं। ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ग्राम पंचायतों की जब बात आती है तो हमें अनुच्छेद पकड़ना है 243। और 243 के यफ में बात की गई है
ग्राम पंचायत सदस्यों की, तो इस आधार पे बी विकल्प सही उत्तर है। चलें इसको बताएं, और ये आज का लास्ट है। प्रसिद्ध गार्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? प्रसिद्ध गार्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, बताएं। प्रसिद्ध गार्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्थित है कोसी नदी के किनारे, ठीक है। नैनीताल में है, ये रामनगर में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और आज की जो चर्चा थी उसको यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर मंडे को मिलेंगे अब। लेकिन कल आपका शनिवार है, कल आपको करंट अफेयर्स की सीरीज़ मिलेगी, ठीक है, क्योंकि अब प्रत्येक शनिवार को ही आपको करंट अफेयर्स मिल पाएगा। और कल के बाद अब हमारी चर्चा होगी सोमवार को, और सोमवार को हम उत्तराखंड राज्य विषय से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, नियमित लगातार विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करें, और प्रयास करें कि विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों के अध्ययन से ही आपका क्विक रिवीजन हो जाए टॉपिक का, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।